नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि हिंदी समिति की बैठक में शामिल हुए हैं सीएम धामी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बताते चले कि सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीटिंग ली और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तो वहीं नैनीताल की युवा मुक्केबाज दीपाली थापा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने दीपाली थापा को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही दीपाली के पावन पर्व पर भी मुक्केबाज दीपाली थापा के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही आपको बताते चले कि सितंबर महीने में यूएई की राजधानी अबू धाबी के एल&टी सिटी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें एशियन जूनियर बालक बालिका एवं स्कूल बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दीपाली थापा ने अपना जलवा बिखेरा। दीपाली थापा ने 33 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि दीपाली थापा से सीएम धामी ने मुलाकात की और उनको जीत की शुभकामनाएं भी दी हैं। और दीपाली थापा से आपको बताते चले कि मिले सीएम धामी और उन्हें जीत की बधाई भी दी है। गोल्ड मेडल जीतने पर सीएम ने बधाई दी है। देहरादून दिल्ली के बीच में बन रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का जो निर्माण है वो हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा इसके लिए निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच में दूरी जो है वो कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ भी मिलेगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए नेशनल हाईवे के क्षेत्र में यह एक बड़ी सौगात है। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है
हमारा अपना परिवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। आपको बहुत बहुत बगवाली बगवाली बगवाली। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वे 3 दिन बाद में महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है और इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। आपको बताते चले कि धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है और यहां पर खबर जो है वो देहरादून से है, जहां पर धन सिंह रावत जल्द ही महाराष्ट्र जाएंगे। आपको बताते चलें कि यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाने वाले हैं, जहां पर धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। अल्मोड़ा सर्ट विकासखंड के कुपी क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जाकर गिरी है। हादसे में बस में सवार 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर बस जो है वो खाई में गिर गई, जिसके बाद में कई यात्री घायल हो गए। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में केदारनाथ के लोगों ने विकास न होने का दंश झेला है। वहीं कांग्रेस जो है इन्हें सभी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी, उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। जो उन्होंने घोषणाएं पिछले कुछ समय में उत्तराखंड का माहौल कई जगह पर खराब होता नजर आ रहा है। खासतौर पर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हैं वे सभी बाहरी हैं। ये लोग बाहर से आकर यहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्म के
लोगों से अपील की कि अगर कोई मुस्लिम बाहर से आकर आपके इलाके में रहे, उसकी गतिविधियां ठीक ना हो, इसका विरोध करें। तो मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो मूल मुस्लिम समुदाय है उसको आप विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन लोग आ रहे हैं, तुम्हारा सारा लेकर कौन इस देवभूमि के माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिर उनके कड़ाई से विरोध करने की आवश्यकता है। हम शांत भाव से रहने वाले लोग हैं। उत्तरकाशी के अंदर वो चाहे हिमाचल की घटना हो, उत्तरकाशी में दूसरा विषय है, हिमाचल के अंदर तो मुस्लिम बंधुओं ने खुद ही अब मस्जिद को तोड़ना शुरू किया है। तो जहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, देवभूमि के शांत स्वरूप को बिगाड़ने का कठिन था। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बढ़ते नशे के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। आगामी 5 नवंबर को चक्की मोड़ से भी आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि समाज में नशा इस कदर बढ़ गया है कि छात्रों और युवाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है, इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए वो पदयात्रा निकालेंगे। जनता के साथ पैदल मार्च करूंगा, स्कूली बच्चों के अंदर, नौजवान बच्चों के अंदर चेतना लाने के लिए, ताकि हमको नशे से बचना है। और यह काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का मुख्य काम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि किसी कीमत पे युवा पीढ़ी नशे में लिप्त ना हो। तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जन सहयोग के माध्यम से खबर नरेंद्रनगर से है, जहां पर सड़क हादसा की घटना सामने आई है। गहरी खाई से ट्रक गिरने से एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रहा था, जिसमें 5 लोग सवार थे। घायलों का एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्रनगर अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महिला सशक्तिकरण और साथ ही स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई बीएसएफ की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल देवप्रयाग से रवाना हो गया है और गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये बीएसएफ महिला आरक्षियों का पहला दल है। और देश भर में जहां महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा, गंगा की अविरल और निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों से चल रही, तो वहीं ये महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए कई राज्यों से होते ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता अभियान करेगी। आज़ादी के इस अमृत काल में डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय पीएम साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और बीएसएफ देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहां पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स, बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहां पे काफी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहां से। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग भी की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे। रविवार की सुबह पिरान कलियार थाना क्षेत्र के धनौरी गांव में आपको बताते चले कि ग्रामीणों को शमशान घाट के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में गुलदार का शव दिखाई पड़ा है और गुलदार का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग की टीम गुलदार की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तीन तारीख को मुझे लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि धनौरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ, जिसकी मैंने प्रथम दृष्टया जांच की जो कि ऐसा लग रहा कि संदिग्ध अवस्था में गुलदार की मौत हुई है और इसकी जांच बारीकी से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कुछ सच्चाई का पता चलेगा। लाभ में इतना ही। नमस्कार।